आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग यानी कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में चर्चा करें। देखिए बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में चर्चा की थी। देखिए बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखे थे हमने कि ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की सक्रियता क्या होती थी, घटती जाती थी और उनका मानक अपचयन विभव बच्चों ऊपर से नीचे चलने के बाद बढ़ता जाता था। और हमने देखा था कि जैसे जैसे मानक अपचयन विभव बच्चों बढ़ता जाता था, धातुओं की सक्रियता क्या होती थी, कम होती थी। ऊपर वाले धातुओं का मानक अपचयन विभव बच्चों कम होता है, इसलिए धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। तो आइए बच्चों, इस आधार पर हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला उपयोग है धातुओं के विस्थापन में। देखिए बच्चों, धातुओं का विस्थापन हम कैसे करें। अभी हमने चर्चा की है कि बच्चों वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की सक्रियता कम होती जाती है। अगर बच्चों किसी धातु का मान लीजिए लवण है, अगर उसके ऊपर का धातु उससे क्रिया करेगा तो चूंकि ऊपर वाला धातु क्या है, सक्रिय है, तो नीचे वाले धातु के लवण से उस धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। यानी कि ऊपर के धातुओं से नीचे वाले धातुओं के लवण से उस धातु को हटाया जा सकता है। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के जली विलयन से विस्थापित कर देती है। देखिए बच्चों, आपको ये बताया जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातुएं अपने से नीचे, यानी कि कोई धातु है उससे नीचे जितनी भी धातुएं हैं, अगर उनका लवण का जली विलयन हम लेते हैं, अगर उससे ऊपर जो धातु है उससे उनकी क्रिया कराते हैं, तो लवण के जली विलयन से ऊपर वाली धातु क्या नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देगी, यानी कि उनको हटा देगी। देखिए बच्चों, यहाँ कॉपर सल्फेट लवण है, अगर हम इसकी क्रिया जिंक से कराएं तो चूंकि बच्चों जिंक देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। कॉपर देखिए आपका यहाँ है, जिंक यहाँ है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का जो लवण है बच्चों, जिंक धातु से कॉपर लवण से कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि जिंक क्या है, ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को जिंक क्या कर देगी, कॉपर के लवण से इनको विस्थापित कर देगी। अगला उपयोग बच्चों कहा जा रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता, यानी कि जो बच्चों धातुओं की क्रियाशीलता है कार्य ज्ञात करने में, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम धातुओं की क्रियाशीलता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने बच्चों चर्चा की है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। और बच्चों आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं के मानक अपचयन विभव क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ऊपर की जो बच्चों धातुएं होती है उनके मानक अपचयन विभव क्या होते हैं, कम होते हैं। जिस धातु का मानक अपचयन विभव बच्चों जितने कम होगा उतने धातु क्या होगी, अधिक क्रियाशील होगी। इसको हम बच्चों पहले वाले वीडियो के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक का मतलब बच्चों उतने कम, जितने ऋणात्मक होता जाएगा उतने क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आगे कहा है या कम धनात्मक होता है। अगर बच्चों अधिक ऋणात्मक है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कम धनात्मक होगा। वह धातु उतना अधिक क्रियाशील होती है। यानी कि बच्चों अगर किसी धातु का मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा या जितने कम धनात्मक होगा, वह धातु क्या होगी, उतना अधिक क्रियाशील होगी।
तो अब जैसे बच्चों ये देखिए आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो इसका मतलब कि ऊपर की धातुएं ज्यादा ऋणात्मक है और कम धनात्मक है। वहीं पर बच्चों जितने नीचे जाएंगे कम ऋणात्मक होती जाएंगी, अधिक धनात्मक होती चली जाएंगी धातुओं का मानक अपचयन विभव जो होगा। तो इस प्रकार बच्चों जिस धातु का विभव मानक अपचयन विभव बच्चों अधिक ऋणात्मक होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और जिनका कम होगा वो कम क्रियाशील होंगे। आगे देखिए बच्चों तीसरा उपयोग है धातु निष्कर्षण में। निष्कर्षण का मतलब बच्चों होता है निकालना। तो धातुओं को हम कैसे अयस्क से अलग करते हैं। देखिए बच्चों धातुएं क्या है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये बच्चों अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रहती। तो अगर बच्चों किसी धातु को हमको अलग करना है, अगर और तत्वों के साथ वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और बच्चों ये अयस्क होते हैं, तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी धातु को अलग करना है बच्चों, तो अभी अभी हमने बताया है कि जिस धातु को अलग करना है, अगर उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उस धातु से ऊपर का अगर कोई धातु ले ले तो ज्यादा सक्रिय होता है। तो बच्चों जब उससे अक्रिया कराएंगे तो देखिए बच्चों जिस धातु का अयस्क है, अगर हम उससे ऊपर वाले धातु को लेकर उससे अक्रिया कराएं तो अयस्क वाला धातु क्या है ऊपर वाले धातु से विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला धातु क्या है उससे ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए हमने एक उदाहरण लिए हैं, एक अयस्क है सिल्वर का। तो बच्चों अगर सिल्वर से ज्यादा सक्रिय कोई धातु हम ले ले, जैसे बच्चों जिंक ले लेते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे कि जिंक सिल्वर से क्या है ऊपर है। तो जैसे ही बच्चों जिंक से अक्रिया कराएंगे सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ ज्यादा रहे उसकी जगह पर जिंक आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये आपका यहाँ जलियन होगा। तो देखिए बच्चों अब यहाँ जलियन सिल्वर यहाँ पर आ गया और सिल्वर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, यानी कि जो अयस्क के रूप में था सिल्वर अब बच्चों इनसे अलग हो गया, यानी कि सिल्वर के रूप में आ गया, केवल इसमें सिल्वर है। यानी कि अब हम इसमें किसी तत्व का मिक्सचर नहीं पाएंगे, ये क्योंकि ये अलग हो गया, ये केवल आपका सिल्वर है। तो इस प्रकार बच्चों हम ज्यादा सक्रिय धातुओं से कम सक्रिय धातुओं को जो अयस्क के रूप में है उनको अलग कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आया बच्चों सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं उनको हम कैसे निष्कर्षित करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। देखिए बच्चों आपको बताया गया है कि जो सक्रियता श्रेणी आपकी है उसमें सबसे ऊपर की धातुएं क्या है, ज्यादा क्रियाशील होती है। तो उनका बच्चों हम कैसे निष्कर्षण करेंगे। तो कहा जा रहा है कि इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटनी यानी कि बच्चों वैद्युत धारा प्रवाहित करके उनका अपघटन करते हैं। जो देखिए बच्चों धातुओं का अयस्क है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो अपघटित होकर धातु देते हैं। तो यानी कि वैद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा हम उनको अलग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमारे पास अयस्क है, और जैसे ही इसमें बच्चों वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन टूट जाएंगे आयन के रूप में, एल्युमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन। अब बच्चों देखिए कैथोड पर कौन सी अक्रिया होगी, एल्युमिनियम आयन में देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ये इसमें जुड़ेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा बच्चों एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम परमाणु के रूप में आ जाएगा। उसी तरह बच्चों जो एनोड पर अक्रिया होगी तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो और बच्चों जानते हैं परमाणु के रूप में नहीं रहेगा, ये अणु के रूप में रहेगा। तो O2 अणु आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो ये भी बच्चों क्या हो गया, अस्थायी हो गया इलेक्ट्रॉन त्याग कर।
क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए O की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है 1/2। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, इधर भी 1 और इधर भी 1। हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अच्छा बच्चों यहाँ से समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्रहण कर रहा है, यही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर वही एल्यूमिनियम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अगला देखिए बच्चों है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। यानी कि सक्रियता श्रेणी में बच्चों जो धातुएं मध्य में रखी गई हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के ऑक्साइड को, यानी कि श्रेणी के मध्य जो बच्चों धातुएं हैं उनके ऑक्साइड से हम धातुओं को निष्कर्षित करेंगे। कार्य है कोक का संकेत है बच्चों सी। कोक कोयले का एक प्रकार है। कोक क्या है, कोयले का एक प्रकार है के साथ गर्म करने पर धातुएं प्राप्त होती है। तो अब देखिए बच्चों जैसे हमने जिंक लिया और उस जिंक का क्या लिया, ऑक्साइड है, यानी कि जो धातु को हमको निष्कर्षित करना है वो धातु का ऑक्साइड लिया। ये जिंक को निष्कर्षित करना है तो जिंक का ऑक्साइड ले लिया। अब देखिए कोक संकेत है सी, कोयले का एक प्रकार है, इसको हमने गर्म किया। गर्म करने का संकेत बच्चों डेल्टा आप बना दीजिए, ये गर्म करने का संकेत होता है। यहाँ से देखिए जिंक आपका अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकले। तो देखिए बच्चों जिंक ऑक्साइड से हमारा जिंक क्या है, कोक की सहायता से निष्कासित हो गया, यानी कि इनसे अलग हो गया। अगला नंबर है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों जो नीचे की धातुएं हैं उनको हम कैसे निष्कर्षित करते हैं। देखिए बच्चों अगर नीचे की जो धातुएं हैं अगर उनके ऑक्साइड को हम केवल गर्म कर दें तो वे क्या हो जाएंगे, निष्कर्षित हो जाएंगे कि यानी कि अलग हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, पहले हम मर्क्यूरस सल्फाइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं। तो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे और उसको क्या करेंगे, अभिक्रिया कराते समय गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ बच्चों देखिए मरकरी का ऑक्साइड हमको मिल गया। अब ये जो मरकरी का ऑक्साइड, क्योंकि हमने कहा है बच्चों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने पर धातु प्राप्त की जा सकती। यहाँ बच्चों देखिए जो मर्क्यूरस ऑक्साइड है ये मर्क्यूरस ऑक्साइड नहीं है, पहले इसको हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो ऑक्साइड में चेंज बच्चों ये हो जाएगा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराकर बच्चों हम इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए ये ऑक्साइड में बदल गया और हमने कहा है कि ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु प्राप्त की जा सकती है। अब इस ऑक्साइड वाले धातु को बच्चों अगर हम गर्म कर दें, यहाँ देखिए मर्क्यूरस ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, अगर इसको गर्म कर दे तो हमको क्या है, मरकरी धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की धातुएं हैं उनके ऑक्साइडों को हम सीधा गर्म करके यानी कि धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं। देखिए बच्चों जो नीचे की धातुएं हैं उनके ऑक्साइड को हम सीधे गर्म करके धातु को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये लेसन इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। अगले लेसन को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।